360 में। PK8303 हादसा 1 साल बाद। कई मुतासरा खानदान PIA के खिलाफ अदालत का रुख क्यों कर रहे हैं? होते रहेंगे, हम जैसी माएँ जो है वो उनके बच्चे मार दिए जाएंगे। कब तक, कब ये सिस्टम ठीक होगा? मशरिक़ वस्ता के नाजुक सूरत हाल और आलमी बरादरी का किरदार। और लाइफ 360 कोविड की वबा ने माजूर अफराद के लिए नई मुश्किलात खड़ी कर दी। PIA की परवाज़ PK8303 के हादसे को कल 1 साल मुकम्मल हो रहा है। आज सबसे पहले हम बात करेंगे मुतासरीन की मुश्किलात की। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। 22 मई 2020 को PK8303 के हादसे ने दुनिया को हैरान कर दिया। लाहौर से आने वाला ये तैयारा कराची एयरपोर्ट पर लैंड करने की कोशिश में करीब आबादी पर गिर गया था। जहाज़ में हमले समेत 99 अफराद सवार थे, जिनमें से सिर्फ 2 जिंदा बचे। ऐसे हादसे की सूरत में एयरलाइन इंश्योरेंस की रकम अदा करती है, लेकिन PK8303 के बहुत से मुतासरा खानदानों ने ये रकम लेने से इनकार कर दिया है। उन्हें PIA की कुछ शराइत से इख्तलाफ है और वो अदालतों से रुजू कर रहे हैं। आज सबसे पहले सिदरा डार बता रही हैं कि मामला क्या है। ज़रका चौधरी के वालिद की आमद में चंद घंटे रह गए थे। मोहम्मद सलीम असलम PK8303 से ईद पर अपनी बेटी के पास आ रहे थे, लेकिन किस्मत में कुछ और लिखा था। फ्लाइट लैंडिंग से चंद सेकंड कबल ही कराची की मॉडल कॉलोनी की गली में क्रैश हो गई। मेरे फादर तो चले गए, उस हादसे की वजह से मेरी मदर भी चली गई। उस हादसे ने सिर्फ एक इंसान पे इम्पैक्ट नहीं डाला, मेरे घर से तो 2 लोग गए हैं। अलमास बानो ने अपनी बेटी के लिए बहुत से ख्वाब देख रखे थे, जो इस हादसे में चकनाचूर हो गए। उसके बाद जब वो मिल गई बॉडी, उसकी थोड़ी बहुत शनाख्त मौजूद थी, और जब मैंने बॉडी देखी, ज़मीन और आसमान गायब हो गए। और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकती क्या मेरी बेटी थी और मुझे क्या पकड़ा है इन लोगों ने हाथ में। PK8303 हादसे को 1 साल मुकम्मल हो गया है। इस हादसे के नतीजे में हलाक होने वाले मुसाफिरों के ख़ानदानों के ज़ख्म जहां आज भी ताज़ा हैं, वहीं उनका कहना है कि वो अब भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं, जिसके लिए वो अदालतों का रुख कर रहे हैं। PIA ने इस हादसे में हलाक होने वाले हर शख्स के अहले खाना को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया था। इदारे के मुताबिक 30 मुसाफिरों के वर्सा ये रकम ले चुके हैं, मगर ज़रका चौधरी और अलमास बानो समेत कई ख़ानदानों ने ये रकम लेने से इनकार कर दिया है। अभी तो हमें रिपोर्ट का इंतज़ार करना है, तो ये हम नहीं कर सकते। एयर ब्लू के लोगों ने अप्रोच किया हमें, फोकर जो इंसिडेंट था उसके लोगों ने अप्रोच किया हमें, भोजा एयर के कुछ लोगों ने अप्रोच किया, और उन्होंने कहा कि जो गलती हमसे हुई है RDA साइन करके, आप प्लीज़ वो गलती ना कीजिएगा। RDA यानी रिलीज डिस्चार्ज एग्रीमेंट, ये एक तहरीरी वादा है कि मुआवजा लेने वाला हादसे से मुताल्लिक मुस्तकबिल में होने वाले किसी मुकदमे में हिस्सा नहीं लेगा। PIA के तर्जुमान अब्दुल्ला हफीज़ RDA को इंश्योरेंस कंपनी की शर्त करार देते हैं। पाकिस्तान में कैरेज बाय एयर एक्ट जो कि यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है, उसके अंदर ये लिमिट टू लाइबिलिटी जो है वो असाइन की गई है 5 मिलियन पर पैसेंजर। हमने उसको बढ़वा के 1 करोड़ फी कर दिया। ये फुल एंड फाइनल जो है वो पेमेंट है इन टर्म्स ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज़। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि जी एक रिलीज डिस्चार्ज एक एग्रीमेंट साइन जो है वो इंश्योरेंस कंपनी की रिक्वायरमेंट के ऊपर लोगों से कराना है, जिसका मतलब ये होता है कि इस हादसे से मुतल्लिक उन्होंने अपनी तमाम लाइबिलिटी जो है वो ख़त्म कर दी। कैरेज बाय एयर एक्ट के तहत एयरलाइंस हादसे की सूरत में मुतासरीन को मुआवजा अदा करती है, मगर फेटल एक्सीडेंट्स एक्ट मुतासरीन को शख्स या इदारे के खिलाफ अदालत में जाने का हक फिर भी देता है जिसकी गलती से हादसा पेश आया हो। इस मामले में RDA, जिसे PIA और हुकूमत ने मिलकर बनाया है, सिविल एविएशन, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, PIA और जहाज़ और इंजन बनाने वाली कंपनियों समेत दीगर हुकूमती इदारों को मुतासरीन की जानिब से मुस्तकबिल में किसी कानूनी कार्रवाई से तहफ़्फ़ुज़ देता है। फ़ारूक उस्मान मुतासरा ख़ानदानों के वकील हैं। गुस्सा कह रहे हैं कि जनाब, जब कानून में लिखा हुआ है कि बग़ैर किसी डॉक्यूमेंट के, और इससे पहले पेशावर हाई कोर्ट का फैसला भी आ चुका, उन्होंने कहा कि आप ये पैसे देते हुए कोई एग्रीमेंट साइन नहीं करवा सकते, तो उसके बावजूद PIA रिलक्टेंट है, वो पैसे नहीं दे रहे। मुतासरा खानदानों का कहना है कि उनके लिए इंश्योरेंस की रकम लेने से ज़्यादा ज़रूरी असल जिम्मेदारान को जवाबदेह बनाना है।
تو اگر یہ صدقہ جاریہ ہے کہ میں کسی اور کے لیے بھلا کر سکوں تو مجھے اس چیز کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. یہ حادثے ہوتے رہیں گے. ہم جیسی مائیں جو ہے وہ ان کے بچے مار دیے جائیں گے. کب تک؟ کب یہ سسٹم ٹھیک ہوگا؟ کون کرے گا اس کو ٹھیک؟ تاہم PIA کا موقف ہے کہ وہ لواحقین کو قانون کے مطابق طے شدہ رقم سے دگنی ادا کر کے اپنی ذمہ داری سے بڑھ کر کردار ادا کر رہا ہے. سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، کراچی. حادثے کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ میں کسی فرد یا ادارے کو ذمہ دار قرار دینے سے گریز کیا گیا تھا، مگر جون 2020 میں وزیر ہوابازی غلام سرور نے قومی اسمبلی میں رپورٹ کی جو تفصیلات پیش کیں ان کے مطابق حادثے کی وجہ انسانی غلطی نظر آتی تھی. بتایا گیا کہ پائلٹ، کو پائلٹ اور ایئر ٹریفک کنٹرول کے اہلکاروں نے پرواز کی بحفاظت لینڈنگ کے لیے ضروری اقدامات نہیں اٹھائے. تفصیلی تحقیقاتی رپورٹ جیسا کہ آپ نے اس پیکج میں بھی دیکھا اس کا اب بھی انتظار ہے. PK 8303 کراچی کی ماڈل کالونی کے جناح ایونیو پہ گری تو کئی گھروں کو بھی نقصان پہنچا اور زمین پہ موجود 4 افراد زخمی ہوئے جن میں سے ایک کی موت واقع ہو گئی. کالونی کے متاثرہ گھرانوں کو بھی PI نے معاوضہ دیا. اس کی تفصیل بھی ہم لیں گے سدرا ڈار سے جن کی رپورٹ ابھی ہم نے دیکھی. سدرا، یہ بتائیے کہ 1 سال بعد آج ان لوگوں کے حالات کیسے ہیں جن کے گھروں پر یہ جہاز گرا تھا؟ ماڈل کالونی کی جس گلی میں یہ جہاز گرا تھا وہاں کی صورتحال 1 سال تک کافی بری رہی. سڑک تو ابھی تک تعمیر نہیں ہوئی ہے لیکن جو گھر تھے جو سب سے زیادہ بری طرح متاثر ہوئے ان کی چھتوں پر انجن اور جہاز کے ونگ کئی ماہ تک رہے جس کی وجہ سے گھروں کی تعمیر بھی نہیں شروع کی جا سکتی تھی اور یہ گھر مکمل طور پر تباہ ہو چکے تھے جن کی تعداد 20-22 بتائی جاتی ہے. تاہم PIA نے ان تمام گھروں کو کمپنسیٹ کر دیا ہے اور اب کئی ماہ اپنے گھروں سے دور رہنے کے باوجود یہ تمام لوگ اب اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہے ہیں اور ابھی تک یہ گھر تعمیر ہو رہے ہیں. لیکن ہماری وہاں پر کچھ لوگوں سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان پر ابھی بھی شدید ذہنی دباؤ ہے کیونکہ جہاز کی لینڈنگز اور ٹیک آف یہیں سے ہوتے ہیں. تو اس واقعے کے بعد سے وہ خاصے خوفزدہ ہیں. ہم نے ان سے کچھ خصوصی گفتگو کی اس حوالے سے. میں تو خود ایسا تھا کہ میں رات میں اگر پلین گزرتا تو میں تو ڈر کے اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا کہ یہ کیا ہو گیا، دوبارہ تو کوئی یہ انسیڈنٹ نہیں ہو گیا. میں تو پھر ینگ کڈ ہوں تو سوچے جو باقی لوگ یہاں پہ بچے اور لیڈیز اور لڑکیاں وغیرہ ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہوگا. میرے اپنے ایک دوست کی مدر ہیں ان کو جو ہے خود ہم ہاسپٹل لے کے گئے ہیں کہ وہ ایسا تھا وہ خوف سے ہونا ایک دم وہ جذباتی ہو جاتی تھی کہ کیا ہو گیا کیا ہو گیا. سنتی ہے مگر یہی کرتے جن کی جانیں آئی تھی دیکھو بچ گئے. پہلی باری یہ حادثہ ہوا یہ گرا اس کے اندر آبادی کے اندر تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے جنیں رچی سب کو بچایا. ہمارے گھر میں تو کوئی آتا ہے تو وہ بھی ڈرتے مارے چلے جاتے. گھر ڈر لگ رہا ادھر نیند نہیں آ رہی، کوئی کرائے پہ رہنے کو لیے نہیں تیار ہوتا. تاہم PIA کا اس حوالے سے ابھی یہ کہنا ہے کہ یہ رقم تمام گھروں کو ادا کر دی گئی ہے. صرف 2 گھرانے ایسے ہیں جن کے سکسیشن سرٹیفکیٹ جمع نہیں ہوئے یا وہ بیرون ملک مقیم ہیں. اگر وہ آ جائیں گے تو انہیں بھی رقم دے دی جائے گی. لوگ اس بات پہ مطمئن ہیں کہ انہیں کمپنسیشن مل چکی ہے لیکن جو خوف ان کے اندر بیٹھ چکا ہے وہ ابھی ختم نہیں ہو رہا اور وہ یہی سوچتے ہیں کہ جب تک وہ یہاں رہ رہے ہیں کیونکہ یہ ان کے اپنے گھر ہیں وہ اس خوف میں مبتلا رہیں گے. یقیناً ایک بہت ہی بھیانک واقعہ تھا. سدرا ڈار بہت شکریہ آپ کی رپورٹنگ کا. اس حادثے سے پاکستان کی ہوابازی کی صنعت کو بھی شدید دھچکا لگا. پائلٹس کے جعلی لائسنسز کے انکشاف کے بعد سے یورپ میں PIA کی سروس معطل ہے. سول ایویشن اتھارٹی کے سیفٹی ایشوز اور دیگر معاملات پر غیر ملکی جو ادارے ہیں ان کے تحفظات دور کرنے کے لیے CAA میں ڈپٹی DG ریگولیٹری اتھارٹی کی تعیناتی کا آج اعلان کیا گیا ہے. جنوری میں سول ایویشن اتھارٹی نے پائلٹس کے لائسنسز کے لیے امتحان کرانے کی ذمہ داری ایک برطانوی کمپنی کو دینے کا فیصلہ کیا تھا. PIA کے ترجمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ اس عمل کو مکمل کرنے سے پہلے CAA کو انٹرنیشنل سول ایویشن اتھارٹی کی جانب سے ایک آڈٹ مکمل کرنا ہوگا اور کچھ دیگر مراحل سے بھی گزرنا ہوگا. PK 8303 حادثے کو 1 سال پورا ہونے پر واقعے کے مختلف پہلوؤں پہ آپ کو مزید تفصیلی رپورٹنگ ملے گی ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. ہمارا تمام تر کانٹینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ بھی پوسٹ کیا جاتا ہے. facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ آپ جب چاہیں لاگ ان کر سکتے ہیں. ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. ابا جیسے کروڑوں لوگ جہاں ہر روز ایمانداری سے کام پر لگے ہوں، چاہے وہ دفتر میں ہوں یا کھیتوں میں، سڑکیں ہوں، بارڈرز، کھیل کا میدان یا کوئی انٹرنیشنل سٹیج.
जब पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों की कहानियां कहने के लिए हमारे पास वक्त कम पड़ जाए, जब पूरा मुल्क ही खुद को आगे ले जाने में लगा हो, तो फिर दुनिया भर में उसका परसेप्शन मुट्ठी भर लोग क्यों बनाते हैं? We are almost there, but not there yet. लगता है थोड़ी मेहनत और करनी होगी हमें भी। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। हमास और इसराइल के दरमियान 11 रोज़ की खून रेज़ लड़ाई के बाद से आज से इसराइल और गज़ा के माबैन जंग बंदी पर अमल जारी है, मगर खित्ते की सूरत हाल अब भी नाजुक है। मिस्र ने हालात पर नज़र रखने के लिए 2 वफूद भेजने का ऐलान किया है, क्योंकि फरीकैन कह चुके हैं कि जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का जवाब देने के लिए वो तैयार हैं। इस लड़ाई में कम से कम 230 फ़लस्तीनी और 12 इसराइली हलाक हुए। जंग बंदी की खबर अमरीकी सदर जो बाइडन ने गुज़िश्ता शाम व्हाइट हाउस से एक ऐलान में दी। इस मौके पर अमरीकी सदर ने इसराइलियों और फ़लस्तीनियों की हलाकत पर अफसोस का इजहार किया। मिस्टर बाइडन ने जंग बंदी के पस मंज़र में अमरीकी सिफारती कोशिशों का भी जिक्र किया और उसके साथ साथ मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी का खास तौर पर शुक्रिया अदा किया, जिनकी काविशों से ये जंग बंदी मुमकिन हुई। कल जिस वक्त जंग बंदी का ऐलान हुआ, न्यूयॉर्क में इसी लड़ाई के हल पर गौर के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का हंगामी इजलास जारी था। हमारी साथी मोना काज़िम शाह उस वक्त न्यूयॉर्क में मौजूद थी और इस वक्त बज़रिया स्काइप हमारे साथ हैं। मोना, ये बताइएगा कि आलमी बरादरी का क्या पैगाम था इसराइलियों और फ़लस्तीनियों के लिए, और फिर जो दोनों फरीक़ैन इस लड़ाई के थे उन्होंने फिर क्या मौक़िफ़ दिया? जी, सारा फरीकैन में से इजरायली यूनाइटेड नेशंस के जो सफ़ीर थे उनका कहना था कि हमास जो है वो एक दहशतगर्द तंजीम है और उनकी आइडियोलॉजी दाइश की आइडियोलॉजी की तरह है। उन्होंने ये भी कहा कि वो इसराइल की तबाही चाहते हैं और इसके हल के लिए उन्होंने आलमी बरादरी पर जोर दिया। इसके साथ ही फॉरेन मिनिस्टर जो फ़लस्तीन के हैं उन्होंने रिपोर्टर्स से सीज़ फायर के बाद बात करते हुए कहा कि 20 लाख फ़लस्तीनी जो है वो आज रात सुकून की नींद सोएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने इस पूरे अमल को नाकाफ़ी करार दिया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो यरूशलेम में मुसलमानों की मुक़द्दस जगहों पे पुरतशद्दुद वाक़यात हुए उनको असल में निपटाने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से इस तमाम मामले की शुरुआत हुई। जी, लड़ाई जो हुई है इस मरतबा हमास और इसराइल के दरमियान, उसको 7 सालों की बदतरीन कशीदगी करार दिया गया और इसका असर हमने कुछ अमेरिका की सड़कों पे भी देखा, जहाँ पे फ़लस्तीनियों और इसराइलियों की हिमायत करने वालों के दरमियान लड़ाई झगड़े हुए हैं, हाथापाई के वाक़यात सामने आए हैं। कल आपने भी इस इजलास के मौके पे न्यूयॉर्क की सड़क पे भी कुछ ऐसा ही मंजर देखा, मोना? जी सारा, यहाँ पर कल न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर में ये झड़पें देखने में आई, जहाँ पर इजरायली और फलस्तीनी दोनों गिरोह जो है वो एहतजाज करने के लिए वहाँ पे मौजूद थे। साथ ही पुलिस की भी एक बहुत बड़ी नफरी वहाँ पे मौजूद थी। आस्ता आस्ता जो है हालात जो है वो एस्केलेट होते गए और दोनों तरफ के फरीकैन जो है उनके बीच में झड़पें शुरू हुई, बोतलें एक दूसरे पर फेंकी गई और हाथापाई के भी वाक़यात हुए। इसी बीच में हम भी वहाँ पे मौजूद थे, तो जर्नलिस्ट भी अपनी जिंदगी के लिए भाग रहे थे वहाँ पर कल, और काफी कशीदगी हो गई थी और फोर्स का पुलिस इस्तेमाल करने पे मजबूर हुई। कई गिरफ्तारियां भी अमल में आई। तो अचानक से एक अनसेफ जो हालात थे वो डेवलप हुए। मोना काज़िम शाह हमारे साथ थी यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर से। बहुत शुक्रिया मोना। अमेरिका में ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता मामूल की तरफ आ रही है। 37% आबादी को वैक्सीनेट किया जा चुका है। बहुत से लोग बहरहाल आम ज़िंदगी की, नॉर्मल ज़िंदगी की जानिब लौटने से घबरा रहे हैं। इस मौके पे जो जिस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का लोग इजहार कर रहे हैं उसके बारे में हम व्यू 360 में जल्द ही आपके लिए एक रिपोर्ट लेकर आएंगे। इसका मुख्तसर हिस्सा इस वक्त देखते हैं। As for re-entry anxiety, I really do think is real. People have been cooped up for many, many, many months, nearly a year. अमेरिका, जो मुल्क है ख्वाबों का, अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने वालों का, अपनी इजाद से दुनिया बदलने वालों का, तहकीक, तजुर्बात और टेक्नोलॉजी से हम सबको नई राह दिखाने वालों का,
कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए अपना कल रोशन बनाने वालों का। ऐसे ही ड्रीमर्स और अचीवर्स की कहानियां देखिए व्यू 360 में आज न्यूज़ पर। आज के दौर में लड़ाई का एक महाज साइबर वर्ल्ड भी है, जहां कंप्यूटर्स के जरिए जुड़े नेटवर्क्स को निशाना बनाया जाता है। हैकर्स मुल्कों, इदारों और कारोबारों के राज चोरी करते हैं और उनके सिस्टम्स पे कब्जा करके भारी तावान या रैंसम का मुतालबा भी करते हैं। हाल ही में ईंधन सप्लाई करने वाली एक बड़ी अमरीकी कंपनी पर साइबर हमले से मुल्क के बड़े हिस्से में पेट्रोल की तरसील का निज़ाम दरहम बरहम हो गया और अमरीकी हुकूमत को मदद के लिए आगे बढ़ना पड़ा। असदुल्ला खालिद बता रहे हैं कि ऐसे हमले दुनिया भर में बढ़ रहे हैं, लेकिन अमेरिका खास तौर पर एक बड़ा हदफ है। रैंसमवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर पर मौजूद फाइलों तक आप ही की रसाई को रोक देता है। दुनिया में कहीं भी बैठे हैकर्स इसके जरिए कंप्यूटर का कंट्रोल संभाल लेते हैं। फिर या तो तावान अदा करना पड़ता है या फिर अगर डेटा बैकअप किया गया हो तो उसे वहां से बहाल करके मुश्किल हल हो सकती है। FBI के मुताबिक गुज़िश्ता साल के दौरान रैंसमवेयर के बायस अमरीकियों को तकरीबन $4.25 अरब का नुकसान उठाना पड़ा। माहिरीन के मुताबिक दुनिया भर में इस नौइयत के साइबर हमले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। मुतअद्दिद तज्ज़ियाकारों का तखमीना है कि पिछले कुछ सालों में हर साल रैंसमवेयर के वाक़यात में कम से कम 2 गुना या 3 गुना इजाफा होता आया है और अक्सर तावान की रकम बढ़ जाती है। रैंसमवेयर अटैक्स का शिकार अगरचे कोई भी बन सकता है, लेकिन अमूमन हैकर्स बड़े कारोबारों और हुकूमती इदारों को निशाना बनाते हैं। ताज़ा तरीन मिसाल अमेरिका के बड़े हिस्से को ईंधन सप्लाई करने वाली कंपनी कॉलोनियल पाइपलाइन की है। हमने अस्पतालों और स्कूलों से लेकर पोली के महकमे तक रैंसमवेयर के हमले देखे हैं और अब कॉलोनियल पाइपलाइन जैसी कंपनी पर, जिससे हमारा तवानाई का इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर होता है। मशरकी यूरोप और मुमकिना तौर से रूस से काम करने वाले मुजरिमाना हैकिंग ग्रुप डार्कसाइड की जानिब से कॉलोनियल पाइपलाइन पर हमले से वाशिंगटन DC समेत अमेरिका के जनूब मशरकी इलाके की कई रियासतों में इस जैसे गैस स्टेशन पर ईंधन की फराहमी में कमी वाक़या हुई। कई रोज़ के बाद पेट्रोल की सप्लाई तो बहाल हो चुकी, लेकिन इसकी कीमत 6 से 7 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। कॉलोनियल पाइपलाइन के CEO ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को इंटरव्यू में तस्लीम किया है कि उन्होंने अपने सिस्टम्स की बहाली के लिए हैकर्स को $4.4 मिलियन का तावान अदा किया है। लेकिन ज़्यादातर इतने बड़े और ताकतवर इदारे आखिर तावान देने पर मजबूर क्यों हो जाते हैं? इस तावान की अदायगी के लिए हो सकता है आपको $1 लाख देना पड़े, लेकिन हो सकता है कि 2 हफ्ते काम बंद रहने से और फिर बैकअप के जरिए सब कुछ बहाल कराने के लिए IT अमले को अदायगी करने तक सब कुछ मिलाकर $50 लाख लग जाएं। अगर आपके सिस्टम्स बहाल हो भी जाएं तो भी आप जानते हैं कि तावान की अदायगी के मुकाबले में इस पर 10 या 20 गुना ज़्यादा लागत आ सकती है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने हाल ही में मुल्क के साइबर सिक्योरिटी निज़ाम को मज़ीद महफूज बनाने के एक हुक्मनामे पर दस्तखत किए। यह इक़दाम वफाकी हुकूमत और कारोबारों के खिलाफ कई साइबर हमलों के बाद किया गया है। अमेरिका यकीनन एक बहुत बड़ा हदफ है, क्योंकि हमारे बहुत सारे सिस्टम ऑनलाइन हैं। हम नई टेक्नोलॉजीज तैयार करने और बहुत सारे सिस्टम्स को जोड़ने के मामले में एक मौजद का किरदार अदा करते हैं। हमारे पास ऐसे सिस्टम भी हैं जो बहुत सारे वसाइल का मुतालबा करते हैं, लिहाजा हम एक हाई वैल्यू टारगेट हैं। अगरचे अमेरिका की मशरकी रियासतों में कॉलोनियल पाइपलाइन से पेट्रोल की सप्लाई ज़्यादातर बहाल हो चुकी, लेकिन अब भी कुछ दूर दराज इलाकों में पेट्रोल महंगा बिकने या इसकी दस्तयाबी में मसाइल की इतलात मिल रही हैं। माहिरीन का मानना है कि अगर साइबर हमलों को रोकना है तो पूरी दुनिया को मिलकर काम करना होगा। असदुल्ला खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। कोविड-19 की वबा ने दुनिया भर में लोगों का तर्ज ज़िंदगी मुतासर किया है। ऐसे में मखसूस ज़रूरियात रखने वालों और दूसरों पर इन्हिसार करने वालों के लिए बहुत से नई मुश्किलात ने जन्म लिया है। आज लाइव 360 में सबाशा खान इसी मौजू पर रिपोर्ट लेकर आई हैं। पाकिस्तानी कानून के मुताबिक तमाम हुकूमती इदारों में 2% नौकरियां माजूर अफराद को मिलनी चाहिए, लेकिन मुस्तनद आदाद शुमार ना होने के बाइस पाकिस्तान में माजूरी के साथ ज़िंदगी बसर करने वालों की तादाद के आदाद शुमार में बड़ा फ़र्क पाया जाता है। यानी कुछ आदाद शुमार पाकिस्तान में तकरीबन 33 लाख माजूर अफराद बताते हैं तो कुछ और 2 करोड़ 7 लाख। और पाकिस्तान में माजूर अफराद के हकूक़ के लिए काम करने वाले इदारों के नेटवर्क
نیٹ ورک آف آرگنائزیشنز ورکنگ فار پیپل ود ڈسیبلٹیز کے مطابق وبا کے دوران معذور افراد کو خصوصاً زیادہ خطرہ ہے، اور دنیا بھر میں ایسے 1 ارب سے زیادہ افراد جو کسی نہ کسی طرح کی معذوری کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، انہیں بھی کووڈ-19 کی وبا سے غیر متناسب طور پر متاثر ہونے کا خطرہ ہے۔ یہ ایلی کارنی کا اپنے کتے کے ساتھ محبت کا رشتہ ہی ہے، جس نے وبا کے دوران اکیلے پن کو ان کے لیے قابل برداشت بنایا ہے۔ 27 سالہ ایلی معذور ہیں۔ جب سے کووڈ ہے اولیو میرے ساتھ وقت گزار رہا ہے، میں اب اداس نہیں ہوتی۔ پیشہ ورانہ مدد سے ایلی 3 سالوں سے زیادہ تر آزادانہ زندگی گزار رہی ہیں اور نئے معمول میں ایڈجسٹ ہو گئی ہیں، لیکن ان کا مدافعتی نظام پوری طرح کام نہیں کرتا ہے، لہٰذا انہیں ایسی سرگرمیاں ترک کرنا پڑیں جن سے انفیکشن کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ جب آپ معذور ہوتے ہیں تو آپ کو واقعی روزانہ کی بنیاد پر آزادانہ طور پر اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ہوگا، اور جب کووڈ ہوا تو ایلی کی بہتری میں کمی آئی۔ ہم سب کی ضروریات ہیں، زندگی میں ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہیں، کھانا، رہائش، لباس، زندگی کا ایک اچھا معیار، لیکن معذور افراد کی ضرورتیں الگ ہیں۔ ہر قسم کی معذوری کے ساتھ مختلف قسم کی رکاوٹیں ہیں جس کے لیے مختلف طرح کی مدد درکار ہے۔ میری مارشل اسسٹڈ لیونگ رہائش گاہ میں 70 سالہ میوریل کرسلر کو 24 گھنٹے حکومت کی جانب سے فراہم کی گئی دیکھ بھال کی سہولت ملتی ہے۔ ہفتے میں ایک بار کھانے کا کمرہ کھول دیا ہے اور دھونے میل جول کا کمرہ کھول دیا ہے۔ لوگ وہاں جا کر بات چیت اور دوسری سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں۔ رہائشیوں کو زیادہ تر الگ تھلگ رکھنے سے انفیکشن پر تو قابو پانے میں مدد ملی، لیکن اس سے ان کی نفسیاتی صحت پر برا اثر پڑا۔ ہمارے 70% رہائشیوں کو اسکیزوفرینیا ہے، دوا کے باوجود ان میں وہم کی بیماری اور افسردگی میں اضافہ ہوا۔ امریکہ سمیت دنیا بھر میں معذور افراد کی حمایت کرنے والے ان کی تکالیف اور پریشانیوں میں اضافے کو دیکھ رہے ہیں اور انہیں قلم بند کر رہے ہیں۔ معذور افراد کو ویکسین تک رسائی میں ترجیح دی جانی چاہیے۔ بدقسمتی سے دنیا کے بیشتر علاقوں میں ایسا نہیں ہوا۔ امریکہ میں تقریباً 6 کروڑ 10 لاکھ بالغ افراد معذوری کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ بہت سے افراد دوسرے لوگوں کے ساتھ ایک گروہ کی شکل میں رہتے ہیں۔ کووڈ سے ہونے والی 30% اموات ان اجتماعی رہائش گاہوں پر ہوئیں۔ بائیڈن انتظامیہ نے نگہداشت میں امتیاز کا جائزہ لینے کے لیے کووڈ-19 ہیلتھ ایکویٹی ٹاسک فورس تشکیل دی ہے، اور صدر کی ایک تجویز یہ بھی ہے کہ معذور افراد کی رہائش کے لیے گھر یا برادری پر مبنی دیکھ بھال کے لیے $400 ارب خرچ کیے جائیں۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، فیئرفیکس، ورجینیا۔ اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے ہمارا آج کا ویو 360۔ پروگرام کے بارے میں فیڈ بیک دینے کے لیے آپ آ سکتے ہیں facebook.com/VOA اردو کے پیج پہ۔ یہاں پہ آپ کو دنیا بھر سے اہم خبروں کی اپڈیٹس بھی ملیں گی۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال جیسا کہ ہم نے بتایا نازک ہے، اور ہم مستقل اپڈیٹس آپ کے لیے لے کے آ رہے ہیں۔ ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ بھی ہم دنیا بھر سے نہ صرف اہم خبریں آپ کے لیے لے کر آتے ہیں، بلکہ بہت سے دلچسپ واقعات پہ جو انٹرسٹنگ تصاویر ہوتی ہیں خاص طور پہ، وہ بھی ہم یہاں پہ پوسٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ آئیے @UrduVO کے ہینڈل کو فالو کیجئے۔ اب سارا زمان کو اجازت دیجئے، خدا حافظ۔ کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ The founder and leader of ISIS is dead. I'm here at the Guantanamo. کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے۔ Tonight I ordered great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 صرف آج نیوز پر۔